नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर एक बार लेकर आए हैं पार्ट नंबर 2 को, जिसमें हम 11 से लेकर 20 तक हिस्ट्री के पेपर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे, जो कि बीए थर्ड ईयर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लोकार्नो समझौतों पर टिप्पणी लिखिए, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें, यदि आप हिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। लोकार्नो समझौता पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ हम टिप्पणी लिखेंगे कैसे। यूरोप महाद्वीप में शांति रखने के उद्देश्य से अक्टूबर 1925 में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो नामक नगर में एक सम्मेलन बुलाया गया। निस्संदेह यह एक ऐतिहासिक सम्मेलन था, जिसमें जर्मनी के प्रतिनिधियों को समानता के आधार पर अन्य देशों के प्रतिनिधियों से वार्ता करने पर अधिकार दिया गया था। इस सम्मेलन में इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधियों ने राइनलैंड की सुरक्षा के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह प्रथम अवसर था जब विजेता देशों ने जर्मनी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया था। यह भी निश्चित किया गया था कि भविष्य में सभी विवादों का निर्णय आपसी बातचीत तथा शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। यही कारण है कि कुछ आपसी इतिहासकारों ने लोकार्नो समझौता को यूरोपीय पुनर्निर्माण के क्षेत्र में एक युगांतरकारी घटना बताया है। वस्तुतः लोकार्नो समझौता जर्मनी और फ्रांस दोनों की दृष्टि से एक न्यायपूर्ण समझौता था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। केलॉग-ब्रियां समझौता। आइए केलॉग-ब्रियां समझौता के बारे में जानते हैं। पिछले वर्ष में यह क्वेश्चन आया है। जी हाँ, हमने प्रीवियस टाइम क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर पहले एक पेपर कराया था, उसमें यह क्वेश्चन था। तो चलिए देख लेते हैं केलॉग-ब्रियां समझौता के बारे में। फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रियां ने एक घोषणा के माध्यम से अमेरिका की जनता को यह आश्वासन दिया था कि फ्रांस युद्ध की नीति का परित्याग करना चाहता है। अमेरिका ने भी ब्रियां के विचारों का समर्थन किया। इन विचारों के आधार पर पेरिस में समझौते का एक प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें 2 मुख्य बातें थी। प्रथम, युद्ध की नीति का परित्याग आवश्यक है। सेकंड वाली, आपसी विवादों का समाधान आपसी बातचीत के माध्यम से होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री केलॉग ने सुझाव दिया कि इस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रसंघ के सभी सदस्यों को सम्मिलित करना आवश्यक है। इस संबंध में विचार करने के लिए 29 अगस्त 1928 को पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। 15 प्रमुख देशों ने इस समझौते को स्वीकार किया, किंतु इससे युद्ध के खतरे को रोकने में कोई सहयोग नहीं मिल सका, क्योंकि इसके अंतर्गत आक्रमणकारी देश की कार्रवाई को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त यह समझौते को प्रभावी ढंग से लागू कराने के भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिन पर हमने स्टार लगाए हुए हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर हैं। 1929 की विश्वव्यापी मंदी का क्या थी? तो आइए जान लेते हैं 1929 की विश्वव्यापी मंदी के बारे में। 1929 में विश्वव्यापी मंदी का दौर आरंभ हुआ, जिसने अमेरिका तथा संपूर्ण यूरोप को अपनी पर्दी में ले लिया। इसका प्रभाव एशिया तथा अफ्रीका पर भी पड़ा। यह एक प्रकार से विश्वव्यापी मंदी थी। अब प्रश्न उठता है कि आर्थिक मंदी क्या है? जब किसी देश में उत्पादन को तीव्रता से होता है, किंतु जनता की क्रय शक्ति नष्ट हो जाती है, वस्तुओं की कीमतें गिरने लग जाती हैं तथा बैंक भुगतान नहीं कर पाती, मजदूरों की मजदूरी मिलना बंद हो जाती है, बाजार विभिन्न वस्तुओं से भरे रहते हैं किंतु खरीदार दिखाई नहीं देते, तब इस स्थिति को आर्थिक मंदी बोलते हैं। 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी आरंभ हुई। उसने संयुक्त राज्य अमेरिका को बुरी तरह ग्रसित कर दिया था। अमेरिका के अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद हो गए थे, जिससे लाखों अमेरिकी बेरोजगार हो गए। 1932 ईस्वी में जर्मनी ने घोषणा कर दी कि वह क्षतिपूर्ति की राशि नहीं चुकाएगा। उस समय जर्मनी में 60 लाख लोग, जी हाँ कितने लोग, 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे। संपूर्ण देश में व्यापक दरिद्रता छा गई थी। ब्रिटेन में भी बेरोजगारी का व्यापक असर पड़ा। यहाँ पर लगभग 30 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे। यूरोप के प्रत्येक देश ने विदेशों से यह आयात पर रोक लगा दी थी, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को गहरा आघात लगा था। तो आपको बता दें, जिस तरीके से कोविड-19 आया था तो उसमें काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए थे, और अब जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आई है, इसकी वजह से भी काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं, घर बैठ गए हैं। तो इसी तरह की आर्थिक मंदी उस टाइम पर भी आई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को 1929 की आर्थिक मंदी के कारण
लिखिए। तो कौन कौन से कारण थे? नंबर 1 था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध ने आर्थिक मंदी को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। जब युद्ध छिड़ा उस समय सैनिक आवश्यकताओं की मांग बढ़ी तथा उद्योग धंधों का भी विस्तार हुआ। अनेक लोग सेना में भर्ती हुए। युद्ध काल में मजदूरों की दर बढ़ी तथा मुनाफा व रोजगार में वृद्धि हुई। किंतु युद्ध में लाखों लोग मारे गए। सस्ते माल से बाजार पलट गए, किंतु उस माल को खरीदने वाले बहुत कम लोग थे। लोगों की क्रय शक्ति गिर गई, बेरोजगारी में वृद्धि हुई, परिणाम स्वरूप आर्थिक मंदी पैदा हो गई। नंबर 2 कारण था उद्योगों का यंत्रीकरण। युद्ध काल में स्वचालित यंत्रों का प्रयोग हुआ। मजदूरों की जगह स्वचालित यंत्रों के प्रयोग से श्रमिकों में बेकारी फैली। परिणाम स्वरूप उनकी क्रय शक्ति कम हुई, जिससे आर्थिक मंदी की स्थिति पैदा हुई। नंबर 3 युद्ध ऋण तथा क्षतिपूर्ति। युद्ध ऋण तथा क्षतिपूर्ति ने भी यूरोप की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था। इससे आर्थिक मंदी बढ़ी। नंबर 4 कारण था आर्थिक पुनर्निर्माण। एशिया तथा रूस में युद्ध के पश्चात पुनर्निर्माण की नीति अपनाई गई। एशिया में व्यापक रूप से स्वदेशी आंदोलन चले तथा रूस में औद्योगिक क्रांति हुई, जिससे यूरोप के देशों के हाथों से विस्तृत बाजार निकल गए। परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तहस नहस हो गया। नंबर 5 सोने का आसमान वितरण, यानी कि सोने का जो असमान वितरण था उसके कारण। युद्ध के पश्चात जब अमेरिका ने ऋणों के भुगतान को माल के रूप में लेने से मना कर दिया तो संसार भर का सोना अमेरिका में जाने लगा। परिणाम स्वरूप अन्य देशों में सोने के अभाव के कारण उसकी कीमत बढ़ गई तथा वस्तुओं के मूल्य गिर गए, जिससे व्यापक मंदी का प्रसार हुआ। नंबर 6 न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों का मूल्य गिरना। अमेरिका में 1929 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों का मूल्य एकदम गिर गया, जिसके कारण अनेक कंपनियों व व्यापारियों का दिवाला निकल गया। उधार देने व नवीन पूंजी लगाने की व्यवस्था समाज कर दी गई। परिणाम स्वरूप यूरोप के देशों की आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। यहाँ दिया हुआ है 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी के परिणामों की विवेचना कीजिए। तो थोड़ी देर पहले हमने पूरी जानी हमने आर्थिक मंदी के बारे में। फिर से एक और बार देख लेते हैं। यह क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए जान लेते हैं 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी के परिणाम क्या हुए। नंबर 1 पूंजीवादी देशों पर आघात हुआ। आर्थिक मंदी ने विश्व के समस्त पूंजीवादी राज्यों यहाँ तक कि ब्रिटेन व अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ दिया। नंबर 2 शेयर बाजार का पतन भी हुआ। अमेरिका के शेयर बाजार में शेयर के भाव नीचे आने लगे, जिससे चारों ओर आतंक फैल गया तथा लोग अपने अपने शेयर बेचने के लिए बाजारों की तरफ भागने लगे, जिससे शेयर के बाजार भाव में और गिरावट आई। इससे मंदी का विस्तार हो गया। बैंकों का बंद होना, बैंक भी बंद हो चुके थे। आर्थिक मंदी के कारण 1929 ईस्वी और 1932 ईस्वी के बीच अमेरिका में 5700 से अधिक बैंक दिवालिया हुए तथा लगभग 3500 बैंकों ने अपना कारोबार बंदी कर दिया। नंबर 4 बेकारी का प्रसार। आर्थिक मंदी की बेकारी या बेरोजगारी का व्यापक प्रसार किया। अनुमानतः विश्व भर में 5 से 10 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार हो गए। अमेरिका में ही बेरोजगारों की संख्या 1 करोड़ या 5 लाख से अधिक हो गई थी। 1 करोड़ 5 लाख से भी अधिक हो गई थी। नंबर 5 आर्थिक राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन। आर्थिक मंदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रवृत्ति को कम किया तथा आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। मंदी की समस्या को हल करने के लिए प्रत्येक देश अपने उद्योगों को विशेष संरक्षण देने लगा। नंबर 6 अधिनायकवाद को प्रोत्साहन। आर्थिक मंदी के प्रभाव ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को तो आघात लगाया तथा अधिनायकवाद को प्रोत्साहित किया। लोकतांत्रिक शासन आर्थिक मंदी से उत्पन्न समस्या को हल करने में असफल रहे, अतः अधिनायक तंत्र द्वारा अशांति और आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किया। इटली, जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया में अधिनायकवादी तथा तानाशाही शासन की स्थापना हुई। 1929 ईस्वी में पोलैंड में लोकतांत्रिक शासन समाप्त कर दिया गया तथा 1931 ईस्वी में रोमानिया में तानाशाही शासन की स्थापना हो गई। नंबर 7 राष्ट्रसंघ का महत्व कम होना। राष्ट्रसंघ की गतिविधियों पर भी आर्थिक मंदी का प्रभाव पड़ा। आर्थिक मंदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में शिथिलता उत्पन्न की तथा अतः राष्ट्रसंघ के महत्व में कमी आ गई। तो आगे देख लेते हैं। फिर से 8वां पॉइंट है शासकीय नियंत्रण में वृद्धि। अमेरिका में न्यू डील कार्यक्रम तथा इंग्लैंड, यानी कि यहाँ पे इंग्लैंड की आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति ने राज्य नियंत्रण को बढ़ावा दिया। आर्थिक यहाँ पे और भी देख सकते हैं हम। आर्थिक मंदी से पूर्व यूरोप तथा अमेरिका के अधिकांश देशों की सरकारें आर्थिक
क्षेत्र में हस्तक्षेप को नीति का पालन करती थी, किंतु आर्थिक मंदी ने राज्य के कार्यक्षेत्र को बढ़ा दिया। नंबर 2, जीवन स्तर में गिरावट। आप इनमें से किसी भी 4-5 को लिख सकते थे। आर्थिक मंदी के कारण सभी देशों की जनता के जीवन स्तर में गिरावट आई। लोगों के पास बाजार से सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं था। बेरोजगार कृषकों तथा श्रमिकों की दशा बड़ी शोचनीय थी। तो इनमें से आपको ज़रूरी नहीं सभी पॉइंट्स लिखने हैं, 10 में से 4, 5, 6, 7, 8 जो भी आपकी समझ में आए उनको आप लिख सकते हैं अपने उत्तर पुस्तिका में। साम्यवाद के प्रति सम्मान बढ़ा। आर्थिक मंदी ने पूंजीवादी देशों की जनता में पूंजीवाद के विरुद्ध असंतोष तथा साम्यवाद के प्रति सहानुभूति उत्पन्न की। पूर्वी यूरोप में साम्यवादी दल विशेष रूप से सक्रिय हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। फ्रांस द्वारा सुरक्षा की खोज हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। फ्रांस की सुरक्षा हेतु किए गए प्रयासों को सफल होने ना देखकर उसने स्वयं जर्मनी की सीमा पर स्थित छोटे छोटे राज्यों के साथ सैनिक संधियां करने का मार्ग अपनाया और फ्रांस ने सितंबर 1920 ईस्वी को बेल्जियम तथा पोलैंड के साथ सैनिक संधियां कर लीं। इसी प्रकार कालांतर में उसने चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया और यूगोस्लोवाकिया के साथ भी अलग अलग संधियां कर लीं ताकि वह उनकी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर सके। इन सैनिक संधियों के फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक रंगमंच पर एक लघु गुट का गठन हो गया। इन सभी राज्यों ने वर्साय की संधि में किए गए राजनीतिक सीमा समझौते के पालन का वचन लिया। लघु गुट के निर्माण से फ्रांस को अपनी शक्ति वृद्धि का अवसर प्राप्त हुआ और वह कुछ सीमा तक अपनी सुरक्षा में सफल रहा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 में दिया गया था 1932 ईस्वी को निशस्त्रीकरण समझौते पर टिप्पणी लिखिए। तो आइए जान लेते हैं। फरवरी 1932 ईस्वी में निशस्त्रीकरण की समस्या का हल करने के लिए जिनेवा में एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसमें लगभग 57 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस समय तक जर्मनी व फ्रांस के मध्य शत्रुता चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। इस सम्मेलन में जर्मनी के प्रतिनिधि हिटलर ने मांग की कि जर्मनी को अन्य देशों के बराबर सैनिक शक्ति संगठित करने का अधिकार मिलना चाहिए। फ्रांस ने जर्मनी की इस मांग का कड़ा विरोध किया। फ्रांस व जर्मनी के बीच कटुता व मतभेदों के कारण इस सम्मेलन को त्याग दिया गया और सदैव के लिए राष्ट्रसंघ की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। मार्च 1936 ईस्वी में उसने वर्साय संधि का उल्लंघन करते हुए अपनी सेना को राइनलैंड में भेज दिया। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। राष्ट्रसंघ के कार्यों तथा उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रसंघ के प्रारंभिक कार्यों की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है, आंसर आपको इसी तरह से हिट करना है जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। तो इसका आंसर है पेरिस शांति सम्मेलन के अंतर्गत की गई वर्साय संधि से ही लीग ऑफ नेशंस या राष्ट्रसंघ का समझौता या विधान सम्मिलित था। अनेक देशों के विचारवान नेता जो प्रथम विश्व युद्ध में बहुत आतंकित थे तथा इस प्रकार की दूसरी घटना नहीं होने देना चाहते थे, इस शांति सम्मेलन में ऐसी योजनाएं बना रहे थे जिनसे ऐसी घटनाएं पुनः ना हों। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिससे राष्ट्रसंघ का मसौदा पत्र तैयार करने का दायित्व सौंपा गया। इस समिति में फ्रांसीसी प्रतिनिधि राष्ट्रसंघ को एक अत्यंत शक्तिशाली संघ बनाना चाहता था तथा उसके लिए एक सेना भी रखना चाहता था। अमेरिका ने ऐसी व्यवस्था का विरोध इसलिए किया क्योंकि वह ऐसी किसी संस्था के अधीन अपनी सेना भेजने का दायित्व नहीं चाहता था। अंततोगत्वा 14 फरवरी 19 ईस्वी को राष्ट्र संघ आयोग ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया। इसके सिद्धांत अमेरिकी देन थे तथा कानूनी प्रारूप ब्रिटिश द्वारा निर्मित किया गया था। 28 फरवरी 1919 ईस्वी को शांति सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन में राष्ट्रसंघ के प्रारूप को स्वीकार किया गया। 1920 ईस्वी में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में जिनेवा में स्थापित किया गया। आगे भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। राष्ट्रसंघ की उपलब्धियां क्या थीं? इसके संविधान में भूमिका, सदस्यता, निशस्त्रीकरण, झगड़ों के शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने, आक्रमण को रोकने, सामूहिक सुरक्षा बनाए रखने, संविधान का संशोधन, शासनादेश यानी कि मैंडेट पद्धति, श्रम कल्याण, बाल कल्याण, रोगों का नियंत्रण, नारी व्यापार की समाप्ति जैसे अनेक विषयों को स्पर्श किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। यहाँ 19 को देखते हैं। आर्थिक दशा सुधारने में न्यू डील नीति किस तरह उपयोगी रही? न्यू डील नीति से संबंधित आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, आप इसे ज़रूर पढ़कर जाइए। आर्थिक दशा सुधारने के लिए न्यू डील की नीति। 1933 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट बने। उन्होंने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अनेक प्रयत्न किए। उसने सुधार के जो कार्यक्रम निश्चित किए उनको न्यू डील के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रूजवेल्ट ने अनेक लोक कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभ किए। इससे जनता को कुछ राहत मिली किंतु इससे काले लोगों को बहुत लाभ हुआ। यद्यपि रूजवेल्ट की सहानुभूति कालों के लिए
के साथ थी, किंतु उनके कल्याण के लिए रूजवेल्ट ने नाम मात्र के लिए एकदम कदम उठाए और अमेरिका दुनिया के दूसरे देशों पर अपना आर्थिक नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। इसमें वह सफल रहा। इसका यूरोप तथा शेष दुनिया पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। अमेरिका ने पारिस्थितिवश जर्मनी तथा अन्य देशों को भारी मात्रा में ऋण दिए। इन देशों की अमेरिका पर बढ़ती आर्थिक निर्भरता पर मंदी काल में इन देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दें, यदि आपने और अन्य वीडियोज़ को नहीं देखा है, पार्ट नंबर 1, 3 एंड 4 को नहीं देखा है, तो जल्दी से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सभी पार्ट को देख डालिए और आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी इस पेपर की। यदि आप किसी भी पेपर के प्रीवियस ईयर पेपर को देखना चाहते हैं, इस वर्ष की सॉल्यूशन पेपर को देखना चाहते हैं, तो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ हमने सभी पेपर्स को डाला हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हर्बर्ट हूवर के समय में अमेरिकी आर्थिक संकट का उल्लेख कीजिए अथवा अमेरिकी आर्थिक संकट पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो यहाँ हर्बर्ट हूवर के बारे में जानते हैं। रिपब्लिकन दल की प्रतिनिधि के रूप में 1928 ईस्वी को जब हर्बर्ट हूवर ने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया, तब उससे लोगों को अपेक्षाएं थीं, क्योंकि वह एक कुशल और योग्य प्रशासक के रूप में पहले प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। किंतु थोड़े समय बाद परिस्थितियों ने एक निराशाजनक मोड़ लिया और देश आर्थिक स्थिति के मकड़ जाल में फंस गया, जिससे देश से गरीबी हटाने का उसका स्वप्न भंग होने लगा और निराश हो गया। उसने अपने कार्यकाल में घूसखोरी और भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रत्येक संभव प्रयास किया। उसने रेवेन्यू विभाग और जेलों में सुधार किए तथा संघीय निरीक्षण विभाग को अपराधों की जांच पड़ताल का दायित्व सौंपा और कोलोराडो नदी पर एक बांध भी निर्मित कराया। हूवर के कार्यकाल में बाह्य रूप से देश संपन्न प्रतीत होता था, किंतु आंतरिक रूप से वह जर्जर था। हूवर को कृषि से संबंधित समस्याओं की जानकारी थी, अतः 1929 ईस्वी की बात है, उसने कृषि क्रय विक्रय अधिनियम पारित कराया और किसानों की सहायतार्थ $50 करोड़ की पूंजी से एक संघीय फार्म बोर्ड स्थापित किया। इससे उत्पादन में तो वृद्धि हुई, किंतु खरीदार न मिलने के कारण अनाज गोदामों में भरा रहा और कीमतें उत्तरोत्तर गिरती गईं। फार्म बोर्ड की निरर्थकता के कारण को देखते हुए सरकार ने किसानों को अपने भाग्य के सहारे छोड़ दिया। वस्तुतः आर्थिक मंदी के कारण कूलेज वैभव हूवर मंदी में बदल गया और 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को मंदी की भयानकता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। फलतः इस भयंकर आर्थिक मंदी ने अमेरिका के पूंजीवाद का खोखलापन प्रकट कर दिया। परिणाम स्वरूप लोग हूवर के एक अयोग्य राष्ट्रपति मानने लगे। 1832 ईस्वी के चुनाव में डेमोक्रेटिक दल प्रत्याशी में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को सफलता प्राप्त हुई और नवीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने जाना टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में 21 से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।